नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम करते क्या हैं कि बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जो भी खबरें थी और उन खबरों में पॉलिटी का जो भी टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। यानी कि सीधे वो स्टैटिक पोर्शन जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, हम वहां पर चर्चा करते हैं। खबर पर ज्यादा समय आपके लिए नहीं देते हैं, जहां ज्यादा समय हम वहीं उसी टॉपिक पर देते हैं जो सीधे परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो इस वजह से हफ्ते भर का कंपाइलेशन आपके सामने आ जाता है हर शनिवार को। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप लगातार हर शनिवार को हमसे मिलते रहें। तो चलिए आज के हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी उन मुद्दों के साथ में, यानी कि उन पॉइंट्स के साथ में जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पे देखिए, पहला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो इस हफ्ते चर्चा में रहा। फिर उसके बाद विवाह की न्यूनतम आयु इस हफ्ते चर्चा में रही। फिर उसके बाद राज्यसभा सदस्य और उनका चुनाव से लेकर के भी खबरें चर्चा में रहीं। और उसके अलावा बीएनएसएस 479 और जमानत, यानी कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है, उसमें जो धारा है उसकी 479, वह जमानत के लिए क्या बात कहती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है तो वो क्या कहा है वो हम जानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एससी एसटी एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया है, वो भी जमानत से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी 5 ऐसी खबरें हैं जो कि इस हफ्ते चर्चा में थी और जिनके ये प्रमुख बिंदु हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देखिए। पेंशन को लेकर पहले भी स्कीम चल रही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, फिर नेशनल पेंशन स्कीम थी, लेकिन अब आ गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी लगातार कई सालों से देखा जा रहा था कि पेंशन स्कीम की मांग हो रही थी और मांग ये हो रही थी कि पुरानी वाली पेंशन स्कीम आ जाए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसकी जगह पर। लेकिन सरकार ने क्या किया है कि एक नई स्कीम लेकर आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें कुछ प्रावधान उसने क्या किए हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम से मिलते जुलते ले लिए हैं और कुछ जो है नेशनल पेंशन स्कीम जो पहले वाली अभी चल रही है, अभी तक चल रही है जो, उससे ले लिए हैं और उसको मिला करके एक अलग तरीके से इसको सामने लेकर आई है सरकार। तो ये क्या है, क्या इसमें लाभ है, क्या इसमें फायदे हैं, वो समझ जाइए। पहली बात तो ये है कि भारत सरकार लेकर आई है, यानी कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए यह पेंशन स्कीम काम करेगी। तो जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी कार्यकाल की, यानी कि जो उनकी कार्य की सीमा रहेगी, उसके बाद जब वो रिटायर होंगे तो उसके बाद उन्हें जो पेंशन मिलेगी उसके लिए यह स्कीम है। वो कैसे काम करेगी इसको जरा समझिए। सबसे पहले यही से समझ लेते हैं कि शुरू कब से होगी। यह स्कीम की घोषणा तो हो गई है, लेकिन जो लागू होगी वह होगी 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि अगले साल का जो वित्तीय वर्ष शुरू होगा वहां से। अब बात आती है कि यह पेंशन किस तरह से मिलना तय होगा। तो सबसे पहले देखिए, सुनिश्चित पेंशन यह 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के पहले अंतिम 12 महीनों में। अब देखिए, अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने 25 वर्ष तक काम किया नौकरी में। अब 25 वर्ष तक उसने काम किया न्यूनतम, मान लीजिए। देखिए, इसमें कई तरीके से पेंशन निर्धारित हो रही है, तो मैं 3 तरीके बता रहा हूं जिसके माध्यम से पेंशन अलग अलग निर्धारित हो सकती है। सबसे पहले यहां पे देखिए कि अब मान लीजिए 25 वर्ष तक किसी ने कम से कम काम किया है, तो उसमें क्या होगा कि आखिरी जो 25वां साल था मान लीजिए, या 26वां या 27वां जो भी साल था, तो आखिरी का जो एक साल था, यानी कि उसका 12 महीना आप लीजिएगा, आखिरी के जो 12 महीने थे उसके कार्य के, उस 12 महीने में उसकी जो बेसिक सैलरी है, यानी कि जो मूल वेतन है, उसका 12 महीने का औसत लगाया जाएगा। मान लीजिए 1 से लेके 12 तक में कहीं पे 7वें 8वें महीने में उसका प्रमोशन हो गया था, तो आखिरी के 4-5 महीने मान लीजिए अलग सैलरी है, शुरू के 5-6-7 महीने अलग सैलरी है, तो उसमें उसका औसत लिया जाएगा। इसीलिए औसत की बात की गई है कि आखिरी के 12 महीने का जो भी औसत निकलेगा, एवरेज, तो यहां पे वह जो औसत लिया जाएगा उससे यह तय होगा कि वहां पे वह उसका मूल वेतन माना जाएगा और फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उस मूल वेतन का, औसत वाले मूल वेतन का 50% उसे हर महीने मिलेगा पेंशन के रूप में। लेकिन यह तब होगा जब वह 25 वर्ष कम से कम कर ले, तब उसे मिलेगा 50%। मतलब अगर 50,000 सैलरी है तो 25,000, 1 लाख सैलरी है तो 50,000 बेसिक सैलरी, मूल सैलरी। अब यहां पे देखिए बात आती है, महंगाई भत्ता उसमें नहीं रहता मूल सैलरी में। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें और जोड़ लीजिए। यह राशि न्यूनतम 10 वर्ष तक की छोटी सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी।
मान लीजिए किसी ने अगर 25 वर्ष से कम किया है, अधिकतम तो 25 वर्ष अगर कोई कर लेता है तो 50% सैलरी उसको मिलेगी, यानी कि पेंशन के रूप में सैलरी का 50%। लेकिन 25 से अगर कम है, अनुपातिक रूप में कम होता जाएगा। और अगर कम से कम किसी ने अगर 10 वर्ष किया है तो कम से कम उसे 10,000 रुपए पेंशन में जरूर मिलेंगे। ये न्यूनतम है, न्यूनतम 10 साल की सेवा देनी होगी और उसमें न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगा। उससे ज्यादा अनुपातिक रूप में मिल सकता है अगर ज्यादा सालों तक सेवा देगा। अगर 12 साल 14 साल की है तो अलग थोड़ी सी 10,000 से ज्यादा होगी। तो ये अंतर देखने को यहाँ पे दिखाई देता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे सुनिश्चित न्यूनतम जो मैंने आपसे कहा कि 10 वर्ष की सेवा के बाद मिलेगा, ये एकदम तय है, ये न्यूनतम है। लेकिन बीच में 25 साल से 10 साल के बीच में जिसकी सेवा है उसके लिए अनुपातिक रूप अलग होगा। अब देखिए, परिवार के लिए अलग है। मान लीजिए जो व्यक्ति है जिसको पेंशन मिलता है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को जब पेंशन मिलेगा तो वहां पर जो आखिरी पेंशन था जो लिया गया था उसका यहां पे तय किया जाएगा 60%। जैसे किसी की बेसिक मूल वेतन था 50,000, अब उसका जो पेंशन बना 25,000। अब उस व्यक्ति का देहावसान हो गया तो उस 25,000 का 60% वेतन मिलेगा और जो 60% होगा वो उसके परिवार को मिलेगा। तो ये बात तय हो गई। तो वो तय होगा जो आखिरी बार, यानी कि हो सकता है बीच में बढ़ता भी रहता है पेंशन। क्यों बढ़ता रहता है? जैसे महंगाई भत्ता वगैरह कुछ उसमें अभी सरकार ने कहा है कि ऐड करेगी। जो मान लीजिए महंगाई की वजह से कुछ चीजें हैं वो 6-6 महीने में रिवाइज करके उसको देखेगी, जहां पे उसे बढ़ाना है तो बढ़ाएगी। यानी कि मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वह गणना करेगी कि कितना इन्फ्लेशन वहां पे दिखता है तो महंगाई भत्ता बढ़ा देगी। तो इसी वजह से हमेशा पेंशन उतनी ही नहीं रहेगी, वह भी बीच बीच में पेंशन बढ़ेगी। तो वह बीच बीच में जो पेंशन बढ़ेगी तो वह जो आखिरी बार जितनी बढ़ी थी उस व्यक्ति के देहावसान के बाद उसका 60% दिया जाएगा उसके परिवार को। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, हमने ये चीजें तो देखी, ये सब उसी की हैं, लेकिन अभी और पॉइंट है। जैसे कि सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद उसे पेंशन तो मिलेगी, लेकिन यहां पर एक मुश्त लमसम एक भुगतान उसको मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा यहां पे देख लीजिए। अब यहाँ पे सीधे एकदम वर्ड टू वर्ड देखिएगा, एक मुश्त भुगतान जो प्राप्त होगा जो सेवक के प्रत्येक 6 माह पूरे होने पर सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार उनके मासिक वेतन के 1/10वें भाग के बराबर होगा। मतलब 6 माह हो गए तो 6 माह होने पर 1 माह का जो मूल वेतन है उसका आधा। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए 20 साल हैं तो 6-6 माह के कितने हो गए पेयर, एक साल में 2, तो 40 हो गए। अब उसमें भी हर 6 माह में जब 6 माह पूरे होंगे तो 1 माह के वेतन का आधा मिलेगा। तो इस तरह से 40 हो गए। तो 40 के हिसाब से आप देख लीजिए कितना बनता है, उसमें कैलकुलेट करके। किसी के लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए अलग हो सकता है, वो उसका कितना बनता है वेतन उसके आधार पर ही तय होगा। लेकिन ये एक लमसम अमाउंट के लिए यह गुणागणित है पूरी की पूरी। और उसके अलावा डीए भी है, जो मासिक भत्ता है वो भी इसमें जुड़ा रहेगा। अब चलिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारियों के पास अभी विकल्प है। जो नई वाली स्कीम आई है वो अभी अप्रैल से लागू होगी, लेकिन जो कर्मचारी पहले से जिनके पास एनपीएस है, पुरानी वाली स्कीम यह जो चल रही है एनपीएस वाली, सबसे पुरानी तो ओपीएस है, लेकिन अभी जो एनपीएस है, एनपीएस स्कीम वाले जो लोग हैं वो चाहे तो अपने आप को यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम यूपीएस में ला सकते हैं। ये विकल्प उनके लिए रहेगा, क्योंकि अमूमन यह देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को इससे फायदा ही होगा एनपीएस की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखें तो जो अमाउंट है वो ज्यादा मिलेगा, ऐसा अंदाजा दिखाई देता है। अब देखिए, जो हमारी एनपीएस है, यानी कि इसके जस्ट यूपीएस के पहले, यानी कि जो अभी चल रही है, एनपीएस के बारे में समझ लेते हैं। यह ओपीएस से अलग है। जो पहले ओपीएस थी वहां पे जो कर्मचारी था उसे कोई अंश नहीं देना था अपना, लेकिन यहां पे जब एनपीएस स्कीम आती है 2004 में, तो यहां पे अंशदान योजना की तरह आई। यानी कि इसमें हुआ क्या कि अपना कुछ अंश देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? अपने सैलरी का, अपने वेतन का कुछ अंश देना पड़ेगा। वो निर्धारित किया गया कि खास अमाउंट रहेगा उस व्यक्ति के वेतन का और कुछ परसेंट रहेगा सरकार की तरफ से। तो यह जो रहा वह 10 और 14% का रहा, सरकार की तरफ से 14 और इसकी तरफ से 10। शुरू में 10-10 था, फिर 10-14 हुआ, व्यक्ति की तरफ 10, सरकार की तरफ 14। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंशदान है। अब यह जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा हुआ
हर महीने का 10% वेतन का व्यक्ति की तरफ से, सरकार की तरफ से, फिर वह जो है वह कहीं ना कहीं किसी मार्केट में लगाया जाएगा, यानी कि निवेश किया जाएगा। अब यह पेंशन जो निवेश किया जाएगा कहीं ना कहीं पे, तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि निवेश करने में कहीं पे हो सकता है ज्यादा किसी को मुनाफा हो, कहीं पे कम हो। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे निवेश करने के लिए, उन जगहों पे निवेश किया जा सकता है और अंतिम में बाद में जितना निवेश करने से मुनाफा होगा, जो वो रकम बनेगी, उसके आधार पे ही पेंशन निर्धारित होगी। तो एश्योर्ड पेंशन यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। जैसे कि हम देखते हैं यूपीएस में हमें समझ में आता है कि उन्होंने किस किस आधार पर पेंशन को देने का वादा किया है, जबकि ओपीएस में तो बिल्कुल एश्योर्ड पेंशन थी कि जो वेतन है उसका 50% मिलेगा, वो एकदम एश्योर्ड थी। लेकिन एनपीएस एश्योर्ड नहीं है। यूपीएस में देखिए तो मिक्स चीज दिखाई देती है, एक समय सीमा दे दी है, उस आधार पे कहीं पे दिखता है कि एकदम एश्योर्ड है, कहीं पे अनुपातिक रूप से कम है। तो वो चीजें समझ में आती हैं मिक्स करके कैसे दिखाया गया है। तो 1 जनवरी 2004 को ओपीएस की एनपीएस आ गया था, अंशदान योजना थी, ये बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद एनपीएस की आवश्यकता हुई क्यों? देखिए ओपीएस में क्या था कि ओपीएस में ज्यादा अमाउंट सरकार को देना पड़ रहा था, उसके लिए कोई फंड भी नहीं बना था। जैसे इसमें अंशदान योजना है तो इसमें फंड बना है, तो चूंकि उसमें कोई फंड नहीं बना था तो सरकार के ऊपर भार बहुत ज्यादा आ रहा था। कुछ ही सालों के अंदर 58 गुना भार सरकार का बढ़ गया था और इसी वजह से सरकार ने एनपीएस लाना ठीक समझा। लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि एनपीएस लाने की वजह से दिक्कत ये हुई कि लोग मांग करने लगे कि ओपीएस में उनको फायदा था, यहाँ पे फायदा कम है। अंशदान वाली बात यहाँ पे आ गई थी, ओपीएस में थी नहीं। तो देखिए एनपीएस जो है राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, 2 मूलभूत तरीकों से ओपीएस से भिन्न थी। हम तीनों देखिए समझ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको यूपीएस बताया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, फिर एनपीएस भी बता रहा हूं, फिर इनमें अंतर भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एनपीएस की कार्यप्रणाली में 2 मूल बातें क्या थी कि यहाँ पे ओपीएस जो थी, सुनिश्चित व्यवस्था जो थी ओपीएस में, वो एनपीएस में समाप्त हो गई, जैसा कि मैंने आपसे बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है कि वित्त पोषण कर्मचारी द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा सरकार भी इसमें उतना ही योगदान देगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। कितना होगा वो आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसके मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगा कर्मचारी के द्वारा और 14% जो होगा अंशदान वो सरकार के द्वारा होगा। ये बात आपको स्पष्ट पहले ही मैं कर चुका हूं। तो यही अंतर है एनपीएस और ओपीएस का, जो मुख्य अंतर है। अंशदान वाली बात हो गई और सुनिश्चित पेंशन की बात यहाँ पे हो गई। फिर उसके यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे निवेश करने की बात कह दी गई है कि यह जो पैसा इकट्ठा होगा, यह फंड जो इकट्ठा होगा वो कहीं ना कहीं निवेश किया जाएगा। फिर उसके आधार पर जो रिटर्न मिलता है उसके आधार पर फिर आगे चल के पेंशन कितनी बनती है यह चीजें दिखेंगी। तो यहीं पे विरोध शुरू हुआ और विरोध शुरू हुआ तो मांग हुई कि नई पेंशन स्कीम हो। फिर 2023 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनती है और टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जब समिति बनी तो उसी का आज रिजल्ट है कि यूपीएस आ चुका है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए समिति का नाम भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कभी कभी पूछ लेता है अंतर पता रहे तो यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है। पेंशन गणना विधि में देखिए ओपीएस में पेंशन अंतिम मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 50% के बराबर तय की गई थी। तो ये देखिए कि यहाँ पे एश्योर्ड थी कि जो भी अंतिम मूल वेतन है और जो महंगाई भत्ता है उसका 50%, तो ये तय था। फिर उसके बाद ये मुख्य बात है ओपीएस की। फिर उसके बाद देखिए यूपीएस में पेंशन की गणना रिटायरमेंट से पहले आखिरी वर्ष में किए गए मूल वेतन और डीए के औसत के 50%। तो देखिए हमने क्या बताया था, यूपीएस में आखिरी 1 साल होगा उसमें 12 महीने का औसत लिया जाएगा, बीच में कहीं सैलरी अगर बढ़ गई तो भी औसत ही लिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी के आखिरी के 2-3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने बढ़ती है सैलरी, आखिरी के साल में कहीं पे उसका प्रमोशन होता है, तो उसको फायदा उस स्तर पे नहीं होगा जितना उसको पहले हो जाता था ओपीएस के टाइम पे, क्योंकि ओपीएस में क्या था, आखिरी वाला है, आखिरी महीने का जो होता था। तो आखिरी महीने में भी किसी का अगर प्रमोशन हो गया तो देखिए उसको फायदा मिलता था। इसमें वो फायदा यूपीएस में उतना उस तरह से नहीं दिखाई देता है, स्पष्ट है एकदम साफ साफ, ठीक है। तो ये बात बहुत सबसे बड़ी बात है। फिर अंशदान वाली बात तो आपने देखी ही कि ओपीएस में अंशदान था ही नहीं। अब उसके बाद जो एनपीएस था उसमें अंशदान था 10% का और 14% का, और जो यूपीएस है, जो नया वाला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें अंशदान देखिए तो 10% तो हो गया कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का, महंगाई भत्ते का, और उसके अलावा देखें तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 18.5% रहेगा। तो ये बड़ी बात है अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ये मुख्य बात है। एनपीएस का तो मैंने आपको बता दिया था। ये सारी बातें जो मैंने आपसे बताई, तीनों में अंतर आपको पता रहे, कौन किस तरह से कितने पानी में स्कीम थी, सब में अंतर पता रहे, किसमें क्या लाभ आपको दिखाई देते हैं, आंकड़ों के आधार पर किसमें किसको लाभ हो रहा है,
किस में किसको कहां पे नुकसान हो सकता है, वो सारे अंदाजे आपको अब इसमें लग चुके हैं। अब इसके बाद देखिए विवाह की न्यूनतम आयु, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विवाह की न्यूनतम आयु अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अमूमन क्या कह देंगे कि 18 साल है, 21 साल है। हर कोई यही जानता है, क्योंकि 2006 का जो बाल विवाह निषेध कानून है वो तो यही बताता है इस कानून के अंतर्गत कि 18 महिलाओं के लिए है और पुरुषों के लिए 21 साल है। लेकिन हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपनी विधानसभा में एक बिल लेकर आई और उस बिल के माध्यम से उसने तय किया कि जो महिलाओं की शादी की उम्र होगी वह 18 नहीं होगी, 21 वर्ष होगी। और यह बिल विधानसभा में पास भी हो गया, राज्यपाल के पास पहुंच गया। अब राज्यपाल की सहमति के बाद तो विधानसभा का कोई भी बिल कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दांवपेच है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बड़ी बात क्या है कि विवाह की न्यूनतम आयु अभी किस राज्य में बढ़ गई है? हिमाचल प्रदेश में। बढ़ाने के लिए जो बिल लाया गया है वो हिमाचल प्रदेश में लाया गया है और बिल विधानसभा में पास हो गया है। अब यहाँ पे देखिए न्यूनतम आयु के लिए जो हम एक देखते हैं गणना 18 और 21 वाली, कहां देखते हैं? वह हम देखते हैं यहाँ पे बाल विवाह निषेध अधिनियम में, ठीक है, 2006 का है। तो यहाँ के जो निषेध अधिनियम में उम्र है, इसी उम्र का संशोधन इसमें हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बाल विवाह निषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024। तो इसमें हुआ क्या कि वही 18 वाले को 21 कर दिया। अब ये किस धर्म के लिए है? क्या ये हिंदू धर्म के लिए है? पहले ये बात समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लिए ही है, यह हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लिए, सबके लिए है। सब में यही बात रहेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य में शादी के लिए बात तय कर दी गई है इस विधेयक के माध्यम से कि महिलाओं की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कारण क्या बताए गए हैं सरकार की तरफ से और जो हम लोग पढ़ते भी आए हैं। यहाँ पे लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, आर्थिक विकास। सीधी सी बात है, लैंगिक असमानता की बात जो सरकार कहती है वो कहती है कि अगर 21 वर्ष तक का समय मिलता है पुरुषों को अपने विकास के लिए तो महिलाओं को भी मिलना चाहिए। उसके अलावा स्वास्थ्य की बात करता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर होगा, थोड़ा सा और वो बड़ी हो जाए तो आगे परिवार की दृष्टि से उनके लिए बेहतर होगा। बाल विकास, वो अपना विकास कर सकेंगी, अपने मस्तिष्क का, अपने करियर को लेकर के, यानी कि शिक्षा ग्रहण कर पाएंगी। और शिक्षा ग्रहण करेंगे तो सीधी सी बात है रोजगार के अवसर भी उन्हें ज्यादा बेहतर मिलेंगे, क्योंकि शादी नहीं होगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर वजह बनती है, सरकार के द्वारा बताई गई है। अब यहाँ पे देखिए एक और बात इस विधेयक में कही गई है। विधेयक में ये कहा गया है कि जो बाल विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने का समय है वह 2 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी का बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह जब उसका हुआ तो उसके 2 साल के अंदर अगर याचिका उसने दायर कर दी कि मेरा जो विवाह हुआ था यह जो विवाह हुआ था यह बाल विवाह था, और अगर यह बात स्पष्ट हो गई 2 साल के अंदर तो वह विवाह शून्य घोषित हो जाता था, यानी कि यह तय होता था कि यह विवाह हुआ ही नहीं है। लेकिन अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है 5 वर्ष। अगर बाल विवाह है तो थोड़ा समय दिया गया है कि वह व्यक्ति जो है मैच्योर और है या कहीं और से भी वो जानकारी अगर आती है तो उसके लिए समय रहे, 5 साल इसलिए वह कर दिया गया है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है, यह जो कानून बना है या जो विधेयक पास हुआ है विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में, क्या इसका संवैधानिक निहितार्थ है? मतलब क्या यह सच में ऐसा हो पाएगा कि इस हर देश के हर राज्य में अलग उम्र दिखती है और हिमाचल प्रदेश में हम एक अलग उम्र देखेंगे? क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए केंद्र का कानून 18 वर्ष कहता है और हिमाचल प्रदेश 21 वर्ष कहता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में विरोधाभास। और चूंकि जो विवाह है वह समवर्ती सूची का विषय है, याद कीजिए हमने समवर्ती सूची के बारे में कुछ समय पहले पढ़ा भी था। तो समवर्ती सूची के विषय का मतलब क्या हुआ कि वह विषय जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों ही किसी एक विषय पर कानून बनाएंगे तो कानून माना किसका जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। और मान लीजिए दोनों ने किसी विषय पर कानून बनाए तो जहां तक केंद्र और राज्य के कानून में विरोध नहीं होता है या टकराव नहीं होता है वहां तक राज्य का कानून भी लागू रह सकता है। लेकिन जहां से राज्य का कानून ऐसा हो जाता है जो कि टकराव या विरोधाभासी दिखने लगता है तो ऐसी स्थिति में उसके आगे का जो हिस्सा होता है वह शून्य मान लिया जाता है या शून्य कर दिया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है, वह स्वीकार नहीं किया जाता है। यह स्थिति बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में शून्य अगर कर दिया जाता है तो किस आधार पर? संविधान का अनुच्छेद 254(1) कहता है कि अगर किसी विषय पर
केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है और समवर्ती सूची का है, तो उसमें जहां भी विरोधाभास की स्थिति होगी राज्य के कानून में, उतना हिस्सा शून्य हो जाएगा। आधार क्या है? अनुच्छेद 254(1) है। ठीक है, तो अब यहाँ पे विवाह किस विषय में है ये भी पता चल गया। तो ऐसे में तो फिर कैसे हो पाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने ही तो 18 से 21 किया है और ये विरोधाभास तो हो ही रहा है। तो ऐसे में तो स्थिति यही लग रही है कि नहीं हो पाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए, राष्ट्रपति सहमति दे सकता है, अनुच्छेद 254(2) में यह बात लिखी है। तो 254(1) में जो बात लिखी है उसका उपाय भी कहीं ना कहीं 254(2) में उसके जस्ट आगे है, जो ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति सहमति दे देगा तो हो सकता है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति अगर सहमति दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? जो केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल है उसने दरअसल सहायता दी है, यानी कि सलाह दिया है, राष्ट्रपति को सलाह देते हुए यह कहा है कि आप सहमति दे दीजिए, तभी तो राष्ट्रपति ने सहमति दी है। तो इसका मतलब केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो राज्य सरकार का वह जो कानून है वह लागू हो जाएगा। जैसे इस मसले पर संभावना बन रही है कि राष्ट्रपति आगे चलकर यह मामला जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति सहमति दे देंगे, ऐसा अभी लग रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, राज्यसभा सदस्य और चुनाव से जुड़ा हुआ है। अब देखिए मामला ये क्या है, राज्यसभा में अभी हाल ही में कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ी है क्योंकि उनका निर्वाचन हुआ है, और मजे की बात यह है कि उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए कि निर्वाचन होता कैसे है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया है, कितनी सीटें किस राज्य से हैं, ये सब कैसे पता चलता है, इस चीजों को हम समझेंगे। क्या प्रक्रिया होती है, क्या आधार होते हैं, वो सब समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर राज्यसभा आया कहां से और राज्यसभा भारत में कैसे दिखाई देता है, समझ में आता है। तो देखिए, भारतीय संसद का जो दूसरा सदन जिसको हम बोलते हैं, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा का अस्तित्व जो आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर आया है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में यह बात कही गई थी कि देश में राज्यसभा की होनी चाहिए, और फिर इसी आधार पर राज्यसभा आज अस्तित्व में दिखाई देती है। तो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 79 है, यानी कि 79 है, उसमें यह बात कही गई कि एक संसद होगी और संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। यानी कि संसद किससे मिलकर बन रही है? राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो आर्टिकल 79 में ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब आर्टिकल 80 में आ जाइए, राज्यसभा के गठन का प्रस्ताव कहां से होता है? आर्टिकल 80 से होता है। फिर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250 है, लेकिन यह अधिकतम है, लेकिन वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 245। अब यहां पे 245 जो सीटें हैं ना, या अधिकतम 250 भी ले लीजिए, इनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ऐसे लोग होंगे कितने? 12, और वो कुछ खास क्षेत्रों से ही होंगे, जैसे कि या तो साहित्य हो सकता है, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला और चौथा समाज सेवा। तो अगर इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति चाहे तो 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। अब यहां पे देखिए, ये 4 क्षेत्र कौन से हैं? समाज सेवा है, कला है, विज्ञान है, साहित्य है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कौन मनोनीत कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, ये सदन में और लोकसभा में अंतर क्या है? जो राज्यसभा है इसका विघटन कभी नहीं होता, लोकसभा का विघटन हो जाता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, यहाँ के यानी कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, विघटन तो कभी होगा ही नहीं। तो 6 वर्षों का कार्यकाल होगा, लेकिन हर 2 साल में चुनाव होंगे और 1/3 सदस्य, 1/3 हम कह सकते हैं, 1/3 सदस्य हर 2 साल में चुने जाएंगे, यानी कि उनका निर्वाचन होगा, उनका चुनाव होगा। तो अब चुनाव की बात आती है, उसके पहले हम सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। हमने बात की थी अधिकतम 250 है, लेकिन जो बात की जाए निर्धारित अभी संख्या 245 है, और 245 में भी जो संख्या है उसमें से अभी क्या स्थिति है? उसमें अभी स्थिति इस प्रकार है कि 225 जो है वो भारत के जो राज्य हैं उनसे हैं। कितने राज्य हैं? फिर उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से भी हैं। तो 3 जो है दिल्ली, 1 पुदुचेरी और 4 जम्मू कश्मीर। तो ये स्पष्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब यहां पे देखिए, कोई पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्य राज्यों के अलावा अन्य किन किन जगह से देखे जा रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर से, पुदुचेरी से और दिल्ली से। तो 225, 3, 228।
229, और 229 और 4 233 हो गया। फिर उसके बाद 12 मनोनीत हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा, और यही अभी निर्धारित किया गया है 245। ठीक है, अधिकतम 250 है। अब यहां पे निर्वाचन समझ जाते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, सिस्टम क्या है। एकल संक्रमणी मत पद्धति, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसा ही बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए जो वोट देने वाला है, वोट कौन देगा, इस चुनाव में वोट कौन देता है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो विधानसभा होती हैं, तो उन विधानसभा के सदस्य देते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य जिन्हें लोगों ने चुना है, लोगों ने वोट करके विधानसभा पहुंचाया है, वो लोग वोट दे रहे हैं। अब जब वो वोट दे रहे हैं तो इसमें बात याद रखिएगा कि यहां पे जो वोट देगा वह कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर तय करेगा। जैसे मान लीजिए उसने मत पत्र में पहले नंबर पे कह दिया ए, दूसरे नंबर पे कह दिया बी, तीसरे नंबर पे कह दिया सी। किसी ने, दूसरे मतदाता ने क्या किया, पहले नंबर में बी को रख दिया, दूसरे नंबर में सी को रख दिया, तीसरे नंबर में ए को रख दिया। तो प्राथमिकता हर कोई अपनी अपनी बता देगा, जो भी वहां पे खड़े रहेंगे चुनाव में लोग। ठीक है, अब उसमें यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए पहले चरण की गिनती होगी, और पहले चरण की गिनती में जितने वोट होने चाहिए थे किसी को किसी राज्य से राज्यसभा का सदस्य होने के लिए, उतने उसके पास वोट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाएगा कि पहले के बाद दूसरे चरण में जो दूसरे नंबर पे जो प्राथमिकता थी वहां पे किसको ज्यादा मिले हैं, फिर उसकी गिनती बढ़ाई जाएगी। तो यहां पे आपको ध्यान रहे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है वो ऐसे ही काम करता है। प्राथमिकताएं दी जाती हैं, फिर पहले चरण में ये देखा जाता है पहले नंबर पे जिन्होंने दिया था उस आधार पे अगर वो पर्याप्त संख्या मिल जाती है तो बात बन जाएगी। देखिए, राज्यसभा में जो सीटें तय होती हैं उसमें जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा में और राज्यसभा में यही अंतर है। तो इसी वजह से देखा जाता है कि जो राज्य जहां पे संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे सीटों की संख्या ज्यादा है, जहां पे जनसंख्या कम है वहां पे सीटों की संख्या कम है। तो यहां पे वो कैसे होगा, किस राज्य में कितनी सीटें हैं और उन सीटों के लिए कितने अधिकतम वो चाहिए, वोट चाहिए, ये मैं आपको अभी समझाता हूं। वो आपको अभी स्पष्ट हो जाएगा आगे भी थोड़ी देर में। लेकिन आप ये तो समझ गए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, प्राथमिकता देनी होगी। फिर उसके बाद देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। अब ये समझिए, वोट डालने वाले विधायकों के मतों की प्रमुखता भी अलग अलग होती है। इसे वेटेज कहा जाता है। अब ये वेटेज को कैसे बैलेंस करना है ये देखिए, दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग हो सकता है। अब वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। अब ये देखिए, यह वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या अलग है, तो हर वोट जो विधायक है उसका वेटेज अलग अलग हो जाता है, और इस वेटेज को बैलेंस करने के लिए ही हम कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था लाई गई है, वो बैलेंस बना रहे, बराबर रहे। अब देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राज्यों में कितने वोट होने चाहिए ये भी स्पष्ट है। ये कैसे होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं राजस्थान का। अब राजस्थान में जैसे 200 सीट है, ठीक है, विधानसभा में। अब वहां पे अब कैसे कितने वोट चाहिए किसी को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, उसको समझिए, उसकी गणित कैसे निकलेगी। किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में एक जोड़ दीजिए, ठीक है, फिर उससे कुल विधानसभा सीटों में भाग दे दीजिए, फिर उसके बाद इससे जो संख्या आती है उससे उसमें एक जोड़ दिया जाता है। नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मान लीजिए 3 सीटें हैं राज्यसभा की, राजस्थान से खाली हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ दिए, कितना आया, 4 खाली सीटें हैं, मतलब कुल सीटें विधानसभा में 200 हैं। तो 200 विधानसभा सीटों में ये जो खाली सीटें 3 थी उसमें हमने 1 जोड़ा 4, 4 का भाग दे दिया, तो कितना आया, 50, और 50 में 1 हमने जोड़ दिया, 51। 51 वोट जिसको मिल जाएंगे वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जीत जाएगा, उसको बहुमत मिल जाएगा। समझ गए बात आपको। और वो काउंटिंग तब तक होती रहेगी जो मैंने आपको बताया था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में, जब तक उतने ना हो जाए, पहले चरण में, दूसरे चरण से, तीसरे चरण से, जब तक वो चरण हम करते रहेंगे, जब तक वो नंबर ना मिल जाए जो यहाँ पे चाहिए, जिस प्रकार से मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, अब उसके बाद एक और खुली मतदान पद्धति क्या होती है ये समझ लीजिए।
ये चर्चा में बहुत है। दरअसल होता ये है, राज्यसभा में जब चुनाव होना है सदस्यों के लिए, राज्यसभा का चुनाव होगा, तो वहां पे हर राजनीतिक दल क्या करेगा, एक ऐसे व्यक्ति को वहां पे लगा देगा जिसको हम कह सकते हैं उस राजनीतिक पार्टी का वो एजेंट होगा, प्राधिकृत एजेंट। जब कोई उस पार्टी का सदस्य वोट डालने जाएगा, अपना मतपत्र मत पेटी में डालेगा, उसके पहले उस एजेंट को दिखा सकता है, अपनी पार्टी के एजेंट को दिखा सकता है कि मैंने इसको पहले नंबर पे वोट दिया, इसको बाद में, इसको बाद में, इसको बाद में। तो यह पारदर्शिता उस पार्टी के स्तर पर बनी रहे, इसके लिए रहता है। लेकिन मान लीजिए जो किसी पार्टी से नहीं है, तो वो किसी को नहीं दिखाएगा, वो सीधे मतपत्र अपना पेटी में डाल देगा। इसको बोलते हैं खुली मतदान पद्धति, और यह सिर्फ राज्यसभा निर्वाचन में होता है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए होता है। स्पष्ट है? चलिए, तो खुली मतदान पद्धति क्या होती है पता रहे आपको। अब आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता, ये भी तो पता रहे कि हमने सारा सिस्टम तो पढ़ लिया, अनुपात वेटेज देख लिया, जो निर्वाचन की पद्धति है वो देख ली, खुली मतदान व्यवस्था है वो देख ली, कैसे हम निकालते हैं कि 200 सीटें हैं, और हमने ये देख लिया कि 3 सीटें अगर राज्यसभा की हैं तो कैसे हम निकालेंगे कि कितने वोट चाहिए, उसको कितने विधायकों के वोट चाहिए। तो हमने निकाल लिया कि भाई इसमें 3+1 कर दे, 4 हो गया, 200 से डिवाइड कर दें, और फिर उसके बाद हम देखते हैं तो 50 आता है, फिर उसमें 1 जोड़ दें तो 51 वोट चाहिए। ये सब हम समझ गए, लेकिन हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि आखिर अर्हता क्या है। तो वहां पे वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उम्र उसकी 30 साल पूरी हो चुकी हो, लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी विशेष पद पर ना हो, और उसके बाद विकृत मस्तिष्क ना हो, दिमाग सही काम करता हो। उसके अलावा यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करेगी तो उसका भी पालन करना पड़ेगा, ये बात भी स्पष्ट है। अब चलिए आ जाते हैं BNSS 479 जमानत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक धारा है 479, इसको समझिए, ये क्या कहता है, जमानत से जुड़ी हुई बात है। दरअसल हुआ क्या है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और निर्णय में यह कहा कि यह जो धारा है, आमतौर पर क्या कहा जा रहा था कि ये जितने आपराधिक कानून है 3 के 1 जुलाई से लागू होंगे 2024 से, लेकिन इसको लेकर के क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 1 जुलाई के पहले के भी मामले हैं उसमें भी जमानत को लेकर के ये लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी है। अमूमन 1 जुलाई 2024 था, लेकिन इसमें पूर्ववर्ती कर दिया गया है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह विचाराधीन कैदी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडर ट्रायल कैदी। अब कोई विचाराधीन कैदी है और वह जो है जिस मामले के लिए उसको कैद में रखा गया है, मान लीजिए उसकी अधिकतम सजा 3 साल है, और उसने क्या किया कि 1.5 साल यानी कि 1.5 ईयर उसने जेल में निकाल लिए, तो ऐसी स्थिति में उसको बेल मिल जाएगी। यह बात स्पष्ट होती है इस BNSS की धारा 479 से, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। और ना सिर्फ 1 जुलाई 2024 के बाद के मामलों में, बल्कि उसके पिछले मामलों में। अमूमन क्या होता है कि कोई कानून आता है तो उस समय के आगे के लिए लागू होता है, उस समय से लेकर आगे के लिए, लेकिन ये पीछे के लिए लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है तो होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, विचाराधीन कैदी को जांच, पूछताछ या परीक्षण के दौरान, मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है जो इस प्रकार का है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से संबंधित नहीं है, गैर मृत्युदंड है कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि मृत्युदंड उसको नहीं मिलता है उस मामले में, या तो आजीवन कारावास नहीं होती। उस स्थिति में अगर उसने क्या किया है कि आधे अवधि की सजा कर ली है पूरी, जैसे कि 10 साल की भी सजा होनी थी, 5 साल उसने कर लिया है, तो उसको अब जमानत मिल सकता है। अब यहां पे यह जो देखें तो पहले किसमें था, 436A ऑफ द CRPC। तो CRPC की धारा 436A में ऐसा था पहले, लेकिन अब किस में है, BNSS की 479 में है, तो ये पूर्ववर्ती में भी लागू रहेगा, ये बात स्पष्ट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे एक जो नया इसमें चीज जोड़ा गया है पॉइंट, वो महत्वपूर्ण है। वो नया पॉइंट इस 479 में क्या जोड़ा गया है, वो देखिए, ये खास बात यहाँ पे कहता है, ये कहता है कि कोई पहली बार अगर अपराध कर रहा है, पहली बार अपराध किया यानी कि पुराना पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड उसका नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे आधी सजा, यानी कि वह अंडर ट्रायल है भी और उसने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिससे मृत्यु या आजीवन कारावास की उसको सजा मिल सकती हो, और जो अधिकतम सजा उसकी बन सकती है उस मामले में, उसका अगर उसने 1/3 भी किया है, जैसे मान लीजिए किसी को 3 साल की सजा हो सकती है किसी मामले में, और पहली बार उसने क्राइम किया है, ऐसा समझ में आता है, और 1 साल की अवधि के लिए अंडर ट्रायल रहते हुए वो जेल में रह चुका है, तो अब उसको जमानत मिल जाएगी। ये इसमें नए वाले में BNSS 479 में देखने को मिलता है। तो ये जो है
महत्वपूर्ण है और ये पिछले वाले मामलों में भी लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले में भी। तो ये स्पष्ट हो गया। चलिए अब SC/ST एक्ट 1989 में आ जाते हैं। अब आप सोचे कितना पहले क्यों हम जा रहे हैं, उसके पीछे हो जाए, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया है, निर्णय भी जमानत से जुड़ा हुआ है। क्या है समझिए बात को। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि यहां पर एक दायरा SC/ST एक्ट का एक दायरा निर्धारित किया है, वह दायरा है जमानत से जुड़ा हुआ। एक यूट्यूबर था, उसने एक MLA के बारे में कुछ कहा, विधानसभा सदस्य के बारे में कुछ कहा, उसके बाद जो उस पर मामला बना वो SC/ST एक्ट का बना। SC/ST एक्ट का जब उसके ऊपर मामला बना तो ऐसे में जमानत के लिए उसके लिए मुश्किल हो गई। उसी के बाद फिर यह पूरा का पूरा डिसीजन आता है। तो देखिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपमान या धमकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्वतः ही अपराध नहीं माना जाता। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया गया या किसी व्यक्ति को धमकी दे दी गई और वह व्यक्ति अगर SC या ST वर्ग का आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि SC/ST अधिनियम लग जाएगा। उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे यदि अपमान या धमकी पीड़ित की जातिगत पहचान से विशेष रूप से जुड़ा है तो ही अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। मान लीजिए जब अपमान किया जा रहा है या धमकी दी जा रही है तो उसकी जातिगत पहचान को जाहिर करते हुए या उसे पॉइंट किया जा रहा है। और उसमें भी फिर और ध्यान रखना होगा कि यह बात ध्यान रहे कि अपमान करने के इरादे की व्याख्या पीड़ित की जातिगत पहचान से निकटता दिखाई दे। मतलब जो मान लीजिए कि दो लोगों में लड़ाई बहस हो रही है, सामने वाला व्यक्ति SC/ST वर्ग का है, अब उसका नाम लेते हुए वह अपमान कोई व्यक्ति दूसरा वाला कर रहा है तो यह कह दिया जाए कि उसका नाम लिया गया है, उसका पूरा नाम लिया गया है और नाम लेने की वजह से अब SC/ST एक्ट बन जाए, तो ऐसा भी नहीं है। उसमें देखना होगा कि यहां पे अपमान करने के इरादा है कि नहीं है, यह भी समझना होगा। और यह समझना होगा कि अपमान का उद्देश्य जाति के आधार पर अपमानित करना हो। मतलब हो सकता है पैसे के मामले में दोनों की लड़ाई हो और कुछ उसी मामले में एक दूसरे के बारे में कुछ आक्षेप लगा रहे हो, तो यह स्पष्ट करना होगा कि जातिगत पहचान से निकटता और यहां पे अपमानित करना यहां सुनिश्चित हो कि जाति के आधार पर करने का इंटेंशन था। यह सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है अपने इस निर्णय में, उसी आधार पर ही SC/ST एक्ट लगाना है, अन्यथा नहीं। तो यह दायरा निश्चित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहां पे देखिए धारा 18 पर भी एक बात कही है। दरअसल SC/ST एक्ट की जो धारा 18 है वो ये कहती है कि जमानत मिलेगी नहीं। SC/ST एक्ट अगर किसी पे लगता है तो जमानत मिलने वाली नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए क्या है, अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करती है। मतलब जमानत मिलेगी लेकिन अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। शुरुआत में अग्रिम जमानत का मतलब है स्टार्टिंग में। तो यहां पे देखिए क्या है कि अग्रिम जमानत को धारा 18 प्रतिबंधित करती है, ऐसी जमानत देने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाती है, यह बात स्पष्ट है। तो यहां पे क्या है कि न्यायालयों को धारा 18 लागू करने से पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए क्या आरोप अधिनियम के तहत अपराध के मानदंडों को पूरा करते हैं। जैसे ऊपर वाली बात, क्या ये मानदंड पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो धारा 18 कैसे लागू की जा सकती है? धारा 18 लागू नहीं करनी चाहिए, ये बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो SC/ST एक्ट को का एक दायरा निर्धारित करने का प्रयास किया है कि उसका मिसयूज ना हो जाए। अब उसके बाद चलिए हम इसमें कुछ और बातें जानते हैं कि SC/ST एक्ट है क्या। ये तो आपको पता ही कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट क्यों आया था, क्योंकि यहां पर जातिगत आधारित भेदभाव ना हो सके, जाति आधारित हिंसा ना हो सके किसी के साथ में, उन्हें अपमानित ना किया जा सके और शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव ये सब उनके साथ ना हो सके, ये सब अपराध की तरह है। तो यह जो है सुनिश्चित हो सके इसके लिए कानून लाया गया जिसमें पर्याप्त दंड की व्यवस्था भी की गई, जो आमतौर पर दंड की व्यवस्था से थोड़ी सी कठोर भी होती है। अब यहां पे 18 जो है धारा याद रखिएगा कि अग्रिम जमानत की अनुमति इसमें नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पे चलिए, अब देखिए यहां पे चाहे तो एक अंतर आप समझ सकते हैं कि जो धारा 18 है SC/ST एक्ट की और जो यहाँ पे पहले की धारा है, जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 438 है, उसकी तुलना में ये ज्यादा कठोर है। आमतौर पर जो जमानत के लिए धारा लगती है वो ये लगती है, लेकिन यहाँ पे जो SC/ST एक्ट में जमानत के लिए धारा लगेगी वो 18 लगेगी और ये ज्यादा कठोर है।
हालांकि अब तो ये रहा नहीं अस्तित्व में, नया आपराधिक कानून आ गया, तो ये तो इसको ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रहे आपको, जो जांच करने वाला अधिकारी रहेगा SC/ST एक्ट में, वो कौन रहेगा? पुलिस उप अधीक्षक, यानी कि DSP के पद का व्यक्ति होगा जो जांच करेगा, ठीक है, उसके नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं। फिर उसके अलावा यहां पे यह ध्यान रखा जाएगा कि विशेष न्यायालय हों जो मामले को जल्दी से जल्दी देख सकें। इसके अलावा मान लीजिए ऐसे 2 लोग हैं जो SC/ST वर्ग से आते हैं, उनके बीच का मामला है, तो उसमें फिर किसी को SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, यह बात भी स्पष्ट है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं हम आज के सवालों में। जितने भी टॉपिक हमने देखे हैं उनसे कुछ सवाल भी देख लेते हैं, और उनका जवाब मुझे उम्मीद है आप एक एक करके मुझे देते जाएंगे कमेंट करके। पहला सवाल देखिए, तो सवाल नंबर 1 है, इसी हिसाब से आप आंसर दीजिएगा। पहला सवाल, टीवी सोमनाथन समिति का संबंध किससे है? ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या है? कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से कब लागू होगी? 1 सितंबर 2024, 1 अप्रैल 2025, 1 जनवरी 2025 या 1 जुलाई 2025? यूनिफाइड पेंशन स्कीम अच्छे से पढ़ लिया आपने? कमेंट करिए। ये सवाल नंबर 2 है, प्रश्न 2 का जवाब दीजिए। अब उसके बाद अब प्रश्न 3 में आ जाते हैं। प्रश्न 3 देखिए क्या है, जवाब दीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य में विवाह की आयु बढ़ा दी गई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल? प्रश्न क्रमांक 3, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। अब प्रश्न क्रमांक 4 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें खुली मतदान पद्धति से निर्वाचन होता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर राष्ट्रपति चुनाव? इसका जवाब भी आप जरूर दीजिएगा। सवाल नंबर क्या है? 4। अब उसके बाद देखिए 5वां सवाल, SC/ST एक्ट में जमानत ना देने से संबंधित कठोर प्रावधान। देखिए यहां पे जमानत को भी क्या कर लीजिए, अग्रिम जमानत, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अग्रिम जमानत ना देने से संबंधित कठोर प्रावधान किस धारा में है? 15, 16, 17 या 18? तो सही जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर है ये 5। तो पांचों सवालों का जवाब दीजिएगा प्रश्न क्रमांक के आधार पर ही, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटी के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और जाने के पहले एक जरूरी बात ध्यान रखिएगा, दृष्टि IAS चैनल पर एक नया प्रोग्राम आया है, नाम है क्विक अपडेट। आमतौर पर जो करंट की कुछ घटनाएं हैं जो तुरंत ही आती हैं और तुरंत वो जानना जरूरी होती हैं, वहां पर वो आपको मिल जाएंगी सरल भाषा में। तो जब जब जरूरत पड़ेगी वह प्रोग्राम आपके सामने आता रहेगा। नजर बनाए रखें, उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.